देखिए ये 13 सवाल कल वाले मेजर टेस्ट के हैं जो आपकी फाइनल तैयारी बस चल रही है उसके लिए लिए जा रहे हैं। पहला सवाल कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर है। वन ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज कंजर्वेटिव, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आर ट्रू की जगह इज ट्रू आना चाहिए, सिंगल करेक्ट होते हैं आपके। अबाउट दिस कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें तो चौथा ट्रू दिख ही रहा है सीधा ही कि इसका वर्क एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आपको अगर और ना भी समझ में आए क्योंकि सिंगल करेक्ट आपके हैं तो ये दिख ही गए। कोई डाउट है किसी और ऑप्शन में तो मैं डिस्कस करूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। 4 में से है सेकंड ऑप्शन कहता है इट्स वर्क्स इक्वल द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वन ऑफ द फोर्सेज। सारी फोर्स का होता है, कई फोर्स लग रहे होंगे, उनमें से एक फोर्स है, समझ गए हो ना। हाँ नहीं तो ये हो जाता। ठीक है, ये भी एक अच्छा पार्ट था कि ऊपर दे के, नहीं तो बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, सेकंड, ये ग्राफ मुझे लगता है कई बार आप याद कर चुके हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। पहले तो स्ट्रेट लाइन सरफेस पे मैक्सिमम है, देन उसके बाद ये कर्व के रूप में चलता है। याद था ये सभी को? तो मुझे लगता है ये तो सभी बच्चे सही करके आए होंगे। थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये तो मुझे भी याद नहीं है। अल्ट्रासोनिक किसको बोलते थे? 20,000 से आगे वाली है ना। हाँ, ऑडिबल 20 वाली, इंफ्रासोनिक 20 से कम और अल्ट्रा 20,000 से ज्यादा। हो गया ये तो सीधा था। फोर्थ, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एंड इन ह्यूमिड एयर। अब तो नहीं लिया लेकिन पहले तो पढ़ा हुआ हमने। ह्यूमिडिटी आने से, मॉइस्चर आने से H2O वेपर्स आते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है और फॉर्मूले में रो नीचे आता है। डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ज्यादा होगी। अक्सर बच्चे ने अगर नहीं पढ़ रखा वो सोचता है मॉइस्चर आ गया तो हैवी हो गया तो डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, डेंसिटी हल्की होती है। तो लेकिन ये V स्पीड नहीं दे रहा। देखो इसका क्वेश्चन देने का तरीका देखो, तो रेशियो का ही नाम क्या दिया इसने? V। द रेशियो V ऑफ किसका ये रेशियो है? V वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अपॉन ह्यूमिड, ड्राई अपॉन ह्यूमिड। ड्राई में कम और ह्यूमिड में रो ज्यादा हुआ, नो रो कम हुआ तो ज्यादा, तो रेशियो क्या आ गया? लेस देन 1। सीधा था ये भी। 5वां सवाल क्या करवाए थे? है क्या पार्टिकल? 3 पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, 1 विद वेलोसिटी v1। अरे एक मिनट रुको, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है। स्ट्रेट लाइन वाला है। अच्छा वो 37 डिग्री वाला, इसमें बस 45 आ जाएगा। वो एक जो डाउट हम ले रहे थे क्लास में। अच्छा सेम ही लग रहा है, शायद थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग ये है कि उस इक्वेशन में वहाँ इक्वेशन नहीं दी थी, वहाँ आपको एंगल दिया था 37 डिग्री। या y बराबर x इक्वेशन है तो एंगल कितना है? 45। आगे कर लोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है इसमें, लेकिन तरीका वही है। एक पोजीशन लिखी v1t 0 v2t, तीसरे की लिखी साइन कोस, जो भी आप करोगे, और वो m1 m2 से किया है। कितने बच्चे सही करके आए? क्या आंसर क्या आना है इसमें? डी आ गया ना सभी का। चलते हैं तो आगे। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा थिक लेंस दे रखा है। छठा सवाल आप देखिए, थोड़ा सा थिक लेंस दे रखा है। ये μ1 है, बीच वाला क्या है? μ3, और बाहर वाला ये रे यहां से आती है और एज इट इज चलेगी, डेविएट ही नहीं हुई। और इसके बाद इन्होंने आपके लिए एक आसान काम कर रखा है, नॉर्मल भी डाल के दिखा रखा है और ये इधर बेंड हुई। तो ये पहले तो यहाँ पता लगाओ, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई क्या हुई? टुवार्ड्स तो मतलब अगला डेंसर मीडियम है। ऑप्शन यही पूछ रखे, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ3। और ये बराबर कैसे बता सकते हो? बराबर सेम है। क्या हमेशा? अब मैं एक और बात आपसे पूछता हूँ, क्या हमेशा जब भी रे अनडिवाइडेड जाएगी तो ये बराबर होंगे म्यू? हाँ, अगर नॉर्मल केस आ जाए ना, नॉर्मल वाला, तो आप ये नहीं बता पाएंगे। अगर ये रे यूं गई होती, देखो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, इसके साथ, और अगर रे यूं आई होती तो आप बता ही नहीं पाते कि μ2 μ1 ज्यादा है या μ3। तो याद रखना, उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी बन जाएगा। फिर सवाल अच्छा है ये, लेकिन इसको और अच्छा किया जा सकता था अगर रे यूं देके और एक ऑप्शन ऐसा दे देते कि
इनमें भाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, समझ गए हो। तो उसमें भी बहुत से बच्चे तो यही आंसर लगाए थे कि अनडेविएटेड है तो म्यू 1 और ये इक्वल। समझ आ गया ना, सवाल से सवाल बना रहे हम तो, और क्या हो सकता था। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बतानी, इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर, करेक्ट, तो लार्ज करके दिखाता है वो। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर एज ए साइड व्यू मिरर, सही है, उसका फील्ड व्यू बहुत बड़ा होता है। तीसरा पहला पैराबोलिक मिरर इन हेडलाइट, सही है, वो पीछे यूज होता है, पीछे रिफ्लेक्टर के तौर पे यूं होता है, कुछ लाइट आगे गई, जो पीछे लगी वो भी सीधी, और उसको हेडलाइट को फोकस पे लगाया जाता है। पीछे मिरर होता है, पीछे, अंदर, आगे नहीं, आगे मिरर लगा दिया तो लाइट बाहर के जाएगी, आगे तो सिंपल ग्लास होता है, पीछे पैराबोलिक मिरर होता है, उसके पैरा फोकस पे हेडलाइट वहां से यूं टकराएगी और सीधी आगे निकल जाएगी। क्लियर है कि पता था क्या आपको? कब? अच्छा आखिरी गलत था। आई इन कॉन्टेक्ट विद अ कॉनकेव लेंस हैज मोर पावर ना। आई का लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स, उसकी पावर होती है पॉजिटिव, और इन्होंने कॉन्टेक्ट में कौन सा दिया? कॉनकेव, और इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2, इट मींस, समझ में आ गया? नहीं, कम हो गया। ये आपका सवाल नंबर 7 हो गया। 8वां बड़ा आसान, सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन। सोर्सेज ऑफ एनर्जी से कभी कभार सवाल आ जाते हैं, आसान ही आते हैं। एक बार पहले आपके आया था सोलर कुकर पे, कुकर पे आया था, वो मुझे ध्यान नहीं, मैंने पेपर बनाया था या कोई बाहर से ऐसा पेपर था, क्योंकि उन दिनों इंप्रूवमेंट टेस्ट सीरीज भी चलती थी, किसी एक बार हमने वो भी सवाल किया। तो ये तो सबको पता है ना, फ्यूजन, ठीक है। 9th, प्रिज्म पे आ गया। प्रिज्म प्रोड्यूसेस सेम डेविएशन फॉर 2 डिफरेंट एंगल, 37 डिग्री एंड 42 डिग्री। तो प्रिज्म एंगल, ये देखो आपको एक चीज बताई गई थी, देखिए भाई आपको एक चीज ये बताई गई थी कि डेविएशन का फॉर्मूला होता है I प्लस E माइनस, और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया था, वो ऐसे आगे की तरफ उठाओ। अब देखो मैंने ये कहा था कि अगर किसी एंगल पे I1 और I2 पे डेविएशन सेम हो, तो इसका ये मतलब होता है कि जब I1 है तो E I2 होगा, और जब I2 है तो E कितना होगा? बताया है कभी पहले? बताया। इट मींस I प्लस E फिक्स हो गया। अगर सेम डेविएशन 2 डिफरेंट एंगल्स पे मिलता है, अगर सेम डेविएशन 2 डिफरेंट एंगल्स पे मिलता है तो I प्लस E क्या हो गया आपका? बिल्कुल फिक्स हो गया। और I प्लस E, I1 प्लस I2, I प्लस E कितना कितना है? कहाँ गया सवाल? ये रहा 37 एंड 42 कितना हो गया? 42 7 49 79। इस समय I इतना तो E इतना, तो अब ये लगाओ फॉर्मूला, I प्लस E तो 79, डेविएशन कितना है? 40, तो कितना घटाएंगे 40 से? 39 सॉरी, तो ये आ गया 39। अब ये यही होगा आंसर, कुछ और यही। कितने बच्चे सही करके आ पाए हैं? देखो ये पॉइंट पढ़ाया हुआ है पहले, अभी रिसेंट रिवीजन में नहीं आया था, लेकिन पहले करवाया हुआ। कोई बच्चा कह रहा था वो ऑप्शन में कोई आंसर की गलती, किस सवाल का कह रहे? 10वें का कह रहे हो? तो किसका? आप कौन बता रहे थे? बोले इसमें आंसर गलत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, देखो सुनो यार, एक मिनट देखने दो, इधर बोलो मत। इन द गिवन सर्किट ऑल रजिस्टर्स आर ऑफ R ohm. If a wire is connected between C and B, then the ratio of equivalent resistance between AB of original circuit to the new circuit. ये दिखने में छोटा है लेकिन 2 बार सर्किट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले ये शॉर्ट सर्किट वाला ही है। एक मिनट, पहला सर्किट तो है ये A C D E, A से D कनेक्टेड है, D से E कनेक्टेड है, पहला सर्किट तो है ये। और जो बाद में सर्किट बनना है, क्योंकि इनका रेशियो पूछा है, बाद में बोला है कि C और B को किससे कनेक्ट कर दो? C और B को।
ये गलत। अब ये कहता है कि जो C है उसको भी कनेक्ट कर दो किससे, B से। एक ये सर्किट बना और एक नीचे वाला। पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल सर्किट बिटवीन AB, उसका और इसका। R इक्विवेलेंट AB में ऊपर निकालना और नीचे निकालना, उनका रेशियो पूछा है। ये तो शॉर्ट दिख रहा है भाई, ये 2R, लेकिन 2R के पैरेलल में कनेक्टिंग वायर तो इसको हटा दो। इसको भी हटा। हाँ ये भी शॉर्ट हो गया 2R, तो इसके पैरेलल में इसको हटा दो, तो ये तो एक ही लाइन बन गई, कोई ना एक है। यानी कि फर्स्ट केस में R इक्विवेलेंट में R1 मौजूद है, कितना आया, R आया। क्या पहली बार R इक्विवेलेंट निकालना आ गया आपको? कितने बच्चों को ये समझ आ गया था कि R1 R आएगा? ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। इसमें तो अगर वो पॉइंट B है, देखो हमने कभी नाम डालना सीखा था, कनेक्टिंग वायर पे सेम लेके चलो, ये भी B आता है ना, ये वाला मेथड। B और C तो खत्म ही हो गया, फिर B है। अच्छा ये A भी चल पड़ा, ठीक है। ये तो सारे कवर कर दिए, सब भी कवर कर दिए है ना। अरे कुछ बचा ही नहीं है। ये शॉर्ट हो गया, A और A के बीच में है तो शॉर्ट हो गया, समझ गए हो। A और A के बीच में तो इसे आप हटा सकते हो, जैसे ऊपर हो रहा था, समझ में आ रहा है नहीं? तो इसके अलावा ये A और B, ये भी A और B, ये भी A और B, तो तीन रजिस्टर A और B के बीच में है, तो तीनों पैरेलल में R R और R बाई 3, समझ आया? इसको अगर मैं ठीक करके बनाऊं तो ऐसे बन जाएगा। तो ये R2 आपका बना R/3, और पहले का भाग से रेशियो पूछा है, पहले का भाग से रेशियो R/R/3। अच्छा सवाल है, ठीक है। अच्छा सवाल इसलिए है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ से क्या जा रहा है क्या नहीं। थोड़ा सवाल की लैंग्वेज भी ऐसी कि 2 बार आपको बनाना पड़ रहा है सर्किट। ये कौन कौन सही करके आएगी? ये वायर हटा दिए दूसरे, फिर RR कर दिया। कौन कौन सही करके आया बताओ, विदाउट तुक्का, जो हो गया था नहीं हुआ था। छोड़ो। पहला पार्ट कितने बच्चों ने सही कर लिया था कि हाँ R1 तो ये आ रहा है, और दूसरा पार्ट नहीं कर पाए। क्या अभी समझ आ गया? आप ना, आपके फिर दिमाग में ये नहीं था कि कभी हमने ऐसे सीखा है टर्मिनल का नाम देके, और इससे चलना चाहिए। चलो अब तो आ गया ना समझ में। अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 11, ये अभी मुझसे एक बच्चे ने पूछ लिया था थोड़ी देर पहले ही, और शायद वो कह रहा था कि सर इसका आंसर गलत है। गलत नहीं है। रेडियस डिक्रीज हो रही है 0.1%, तो ये बताओ एरिया πr² होता है, πr², r की पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई होगा। तो अगर रेडियस में चेंज 0.1% है तो एरिया में कितना होगा? 2 टाइम्स 0.2%। और हम जानते हैं जितना चेंज एरिया में होता है उसका अपोजिट उतना ही चेंज लेंथ में होता है। एरिया कम हुआ है तो लेंथ बड़ी होगी, समझ गए हो? तो लेंथ कितनी बड़ी होगी? 0.2%। एरिया कम हुआ है, डिक्रीज लिख रखा है इसने, तो एरिया 0.2% कम हुआ और लेंथ 0.2% बढ़ी। तो अब आप जाओ R बराबर ρ L बाई A, और दोनों का सम होता है, वो मोड़ लेना होता है। याद है आपको? कितना आ गया? 0.4%। परसेंटेज पे तो कोई ना कोई सवाल आ ही सकता है, मान के चलो यार, इस तरह के तो बहुत आते हैं। कितने बच्चे सही कर पाए? ओहो यार, ये तो बहुत कम है। प्रीतम सही हो गया था, ठीक है, और एक आधे तुक्के वाले भी हाथ होंगे, बाकी क्यों नहीं कर पाए? लेंथ लेके सीधा कर दिया। यार इतनी गलतियां क्यों करते हो? सुनो, हमें अटकना कहाँ है मैं बताता हूँ। नया ही कॉन्सेप्ट आ जाए, बिकॉज देखो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपको बताने की, फिर भी और डेप्थ में तो डिटेल में तो 11वीं 12वीं में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे NTSC में एक बार हरियाणा में रोटेशन वाला क्वेश्चन आ गया था। अब जिसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ा वो कहाँ से करेगा? तो ऐसी कोई बात आए तो बात अलग है। क्या ये परसेंटेज चेंज बहुत बार हम नहीं कर चुके हैं? और दूसरी बात, इसमें भी गलती करिए, और टर्मिनल के नाम देना अभी रिवीजन में नहीं आया, लेकिन पहले तो बताया गया था। ये गलतियां मत करो, इनसे आप अपना स्कोर देखो, 13 ही तो सवाल आने हैं। 1-2 मैं वैसे मान के चल रहा हूँ कि 1-2 हो सकता है थोड़ा आउट ऑफ कॉन्सेप्ट चला जाए, मे भी आपका ना पढ़ा हुआ हो या रिवीजन ना किया हो। तो मैं तो बार 10 का टारगेट देता आया हूँ आपको कि 10 तक तो अपनी कंसिस्टेंसी रखो। उनमें अगर आप ऐसी गलतियां करोगे तो फिर 10 नहीं बन पाते हैं, ठीक है। अब समझो आपके कितने नंबर आए हैं इसमें, फिजिक्स में? 9, और 2 गलतियां तो आपको दिख गई, आप कैसी कर चुके हो। तो ये 9 के 11 तो आराम से हो सकते थे। 12th ट्यूब ऑफ लेंथ, ये भी अभी एक बच्चा डिस्कस कर रहा था लैब तक जाते जाते।
लैब तक जाते जाते यही 2 सवाल डिस्कस हुए थे, आपने किया था। A tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass m and closed at both ends. The tube is then rotated in the horizontal plane. छोड़ो, मैं बस थोड़ी सी चूक होगी, चूक नहीं हुई, थोड़ा सा पॉइंट मिस कर गया। मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, रोड। अब मुझे क्या पता कि ये ट्यूब आ जाएगी, मैं तो ट्यूब वाला डिस्कस कर देता। तो वो तो चलो रोड का डिस्कस किया था हमने। तो क्या आपको ये बताया था कि जब भी कभी सेंट्रीपिटल फोर्स आए, कितनी बार डिस्कस हो लिया। देखो एक दिन वो आया था tan थीटा बराबर a/g, एक बार वो रोटेशन वाला आया था, ध्यान है, लिक्विड यूं चला गया था। वैसे ऊपर पेंडुलम भारत को जानो, ये भाई आप लोग नहीं थे उस क्लास में तो कम से कम रिवीजन कर लें, कम से कम वो एक बार देख लें कि वो क्या था। मेरे प्रतियोगिता का नाम ध्यान आ रहा है जो भी था, कि आप लोग वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, तो क्या आपने वो क्लास देख ली है? क्या था, रोटेशन भी और सीधा भी करवा रखे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जो भी बच्चे क्लास मिस करते हैं, कम से कम वो इन क्लासेज में जो काम हुआ है एक बार देखते चले। आजकल सारा ही काम बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी टाइम पास काम चल रहा है, ठीक है। टाइम पास करने के लिए मैं नहीं आ सकता इतनी दूर, तो मैं जस्ट कोई ढंग की चीजें वही पढ़ाने आ रहा हूँ। तो अगर कोई क्लास मिस करता है तो आप देखिए, तो मैं उस चीज पे आ रहा हूँ जहां भी कहीं एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। तो एवरेज एक्सेलरेशन आप ले लिया करो, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। सेम वही क्वेश्चन ये है। अब उस दिन वो किया था हमने रोड वाला। ये हिल क्यों रहा है भाई, क्या हो गया? रुक जा, अरे तुम नीचे से कुछ कर रहे हो क्या? सुनो 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 सुनो, मुझे लगा मैं ही अपने आप वहां भर रहा हूँ भाई क्या हो रहा है। मैं तो मेरी बात सुन के मैं यहाँ भर रहा हूँ, हाँ समझ आ गया। देखो सुनो, उस दिन हमने जब ये किया था स्टिक वाला, तो मैंने कहा था यहाँ टेंशन बहुत ज्यादा चाहिए, एंड में टेंशन 0, क्योंकि वो पुलिंग फोर्स था। आज सेंटर की तरफ देखो क्या होने वाला है। लिक्विड भरी है, ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है, ये घूम रहा है, सबसे बाहर एक नॉर्मल है, वो यूं लग रहा होगा। नॉर्मल पुलिंग फोर्स तो होता नहीं है, नॉर्मल कैसा फोर्स होता है? पुश करने वाला। वो पुश करेगा, उसका काम तो होगा पूरे को रोटेट कराना। फिर इससे आगे आगे की एक्स लेंथ लोगे तो यहाँ जो नॉर्मल होगा उसका काम होगा केवल एक्स को रोटेट कराना, लास्ट वाले का कुछ भी काम नहीं है। तो सबसे ज्यादा नॉर्मल काम होगा और सबसे कम अंदर। तो क्या ये सवाल उससे उल्टा हो गया? नहीं, बिल्कुल हो गया। तो वही कर दो, आपको कहाँ का नॉर्मल निकालना है? सेंटर का निकालना है। सेंटर का तो 0 है। The force exerted by the liquid at the other end, force exerted by the liquid at the other end by Newton's third law, वो उतना ही फोर्स अदर एंड ने लिक्विड पे लगाया होगा। तो आप अदर एंड का फोर्स लिक्विड पे n मान लो, तो वो n होगा बराबर पूरा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू। अब ये जो बाहर वाला ये तो l लेंथ में घूम रहा है, तो यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर l, यहाँ वाले की 0, तो एवरेज वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा स्क्वायर l प्लस 0/2। तो यहाँ जो नॉर्मल होगा उसका काम है पूरे मास का ध्यान रखना। तो n बराबर टोटल m इंटू एवरेज एक्सेलरेशन, तो ओमेगा स्क्वायर l/2। तो ये ऐसा ही होगा इसमें ऑप्शन। अगर यहाँ एंड पे इधर पूछा होता तो कितना होता? 0। ट्यूब में बिल्कुल उल्टा था, ट्यूब में इधर वाले का काम था जो वो उधर वाला कर रहा है। अब तो याद आ गया होगा ये सवाल, हालांकि उससे बिल्कुल अलग है लेकिन अपोजिट है। कितने हो गए? 12 हो गए। 13। The charge particle is whirled in a horizontal circle on a frictionless table by attaching it to the string fixed at one end. ठीक है, टेबल पे घुमाया जा रहा है, एक एंड फिक्स है। If a magnetic field is switched on in vertical direction, ऊपर की तरफ, tension in the string, ये होगा मे इंक्रीज और डिक्रीज है ना इसका आंसर, क्योंकि इन्होंने एक तो ये नहीं दिया चार्ज कौन सा है, और ऊपर की तरफ है, एक ये नहीं बताया ऊपर एक नीचे। तो मतलब 2 केस बनेंगे, या तो मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगे या मैग्नेटिक फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि वेलोसिटी आगे b ऊपर तो टुवर्ड्स द सेंटर अगर q पॉजिटिव है, और नहीं तो उधर। अगर टुवर्ड्स द सेंटर लगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स में अब खाली टेंशन का ही रोल नहीं है, वो भी आ गया, तो टेंशन का बोझ कम हुआ तो टेंशन कम हुई। और अगर अवे फ्रॉम द सेंटर लगा तो टेंशन और बढ़ेगी, कुछ तो सेंट्रीपिटल दे और कुछ उसको बैलेंस करे। कितने बच्चों को ये समझ आ गया था? 13। 2-3 ही है। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो यार। देखो ये चीजें वो हैं जो हो चुकी हैं, अब कुछ तो सवाल बन के आएगा। ठीक है, चलिए पेपर पूरा समझ आ गया है ना आपको? ठीक है।